हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अंबिकेश कुमार त्रिपाठी। मैं अंबिकेश कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ गांधी एंड पीस स्टडीज़। आज मैं आप लोगों के बीच रियलिज्म इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, थियरी एंड क्रिटिक्स या क्रिटिसिज्म पर बातचीत करने आया हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद के सिद्धांत क्या हैं और उसकी क्या आलोचनाएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ी सी 13 मिनट्स की इस चर्चा में हम एक ब्रॉड स्केल में देखने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रियलिज्म को कैसे देखा गया और ये कैसे आया। बहुत सामान्य सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद का जो उद्भव हुआ या यथार्थवाद की जो एक थियरी के रूप में एंट्री हुई, वो एंट्री चूँकि ये आदर्शवाद की असफलताओं और आदर्शवादी दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो व्याख्या थी, उसकी अनिश्चितताएं और उसकी अपनी जो सीमाएं थीं, जो उसकी एक साइंटिफिक व्याख्या करने में जो उसकी असफलताएं थीं, उनकी वजह से रियलिज्म पैदा हुआ या यथार्थवाद का जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में उसकी एंट्री हुई, उस सिद्धांत की। तो हालांकि ये सिद्धांत कोई नया नहीं है, ये सिद्धांत बहुत प्राचीन यूनान से में भी यथार्थवादी दृष्टिकोण पर चर्चा हुई है, जैसा हम आगे जब बात करेंगे तो सामने आएगा। लेकिन मूल रूप से जो यथार्थवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं या उसके जो है इंट्रोडक्शन क्या है, तो ये हम बात करेंगे कि जो इंट्रोडक्शन टू रियलिज्म, इसकी डिफिनीशन क्या है। तो जो डिफिनीशन है वो कहती है कि रियलिज्म इज अ थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन दैट एम्फेसिस पावर, नेशनल इंटरेस्ट एंड ए स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर एज ए प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। यानी कि विश्व राजनीति में जो है जो यथार्थवादी उपागम है या दृष्टिकोण है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है पावर यानी शक्ति और राष्ट्रीय हित पर ज़्यादा फोकस करती है और यह राज्य केंद्रित होती है। अर्थात यहाँ पर जो चिंतन होता है, जिसमें राज्य को एक प्रमुख अवयव के रूप में देखा जाता है। राज्य ही एक महत्वपूर्ण जो है एक्टर है, करता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। और ये जो है एक स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है, यानी कि जो है राज्य आधारित अर्थ जो है एक विश्व व्यवस्था की बात करता है, जहाँ पर ऐसी विश्व व्यवस्था जिसमें स्टेट एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर या की होल्डर होता है। इसके जो कोर अजम्पशंस हैं वो हैं कि द इंटरनेशनल सिस्टम इज़ एनार्किक, यानी कि ये मानता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था है वो एक अराजकतावादी व्यवस्था है। तो जो मूलभूत सिद्धांत हैं इसके, वो किन बातों पर फोकस करते हैं, अगर हम उनको शार्ट डाउन करें, नोट डाउन करें, तो क्या कह सकते हैं हम कि मानव स्वभाव का एक निराशावादी दृष्टिकोण ये लोग प्रस्तुत करते हैं। ये मानते हैं कि मनुष्य जो है स्वभाव से बहुत ज़्यादा चालाक है और जो है मनुष्य की जो 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 मानव स्वभाव का जो एक अराजकतावादी दृष्टिकोण है, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। दूसरा, ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनिवार्यतः संघर्षपूर्ण है। क्यों संघर्षपूर्ण है? क्योंकि उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राज्य करता है वो एक दूसरे के साथ संबंध अपने राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करता है। इसीलिए राष्ट्रीय हितों के बीच जब सामंजस्य स्थापित नहीं होता है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। तो जो दूसरा महत्वपूर्ण आधारभूत जो सिद्धांत है, की पिलर है यथार्थवाद का, वो है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनिवार्यतः संघर्षपूर्ण होते हैं। दूसरा, ये मानते हैं कि संघर्षों का समाधान अंततोगत्वा युद्ध के द्वारा होता है। ये परंपरागत, ध्यान रखेंगे जब हम यथार्थवाद को आगे पढ़ेंगे तो इसमें दो तरह के दृष्टिकोण आएंगे, एक यथार्थवाद और एक नव यथार्थवाद। तो ये जो संघर्षों के समाधान को युद्ध के नज़रिए से जो देखने वाले विचारक हैं, वो क्लासिकल या शास्त्रीय यथार्थवादी हैं या परंपरागत यथार्थवादी लोग हैं। तो परंपरागत यथार्थवाद ये मानता है कि उसका जो आधारभूत सिद्धांत है वो मानता है कि राष्ट्रों के बीच संघर्ष है हितों को लेकर के, और उस संघर्ष का समाधान अंततोगत्वा युद्ध में परिणत होकर के दिखाई पड़ता है। ये मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मूल्य है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और कोर वैल्यू है, और स्टेट का एग्जिस्टेंस बना रहे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये मानते हैं कि जो परंपरागत जो यथार्थवादी लोग हैं वो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन या गैर राज्यकर्ता या दूसरे अन्य जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि राज्य महत्व रखता है जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादियों के लिए। दूसरा जो इसका एक महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूल्य और नैतिकता आधारित प्रगति के प्रति इनको एक मौलिक संशय है।
ये मानते हैं कि नैतिकता व्यक्ति का विषय हो सकता है, राज्य के अंदर का विषय हो सकता है, लेकिन जब राज्य यानी कि इंटर स्टेट अफेयर्स होता है, जब राज्यों के मध्य कोई बातचीत होती है, तो वहाँ पर नैतिकता का योगदान या मानवीय मूल्यों का योगदान बहुत सीमित होता है। उसके प्रति ये बहुत ही संशयवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत हैं जिनके आधार पर यथार्थवाद की विचारधारा टिकी हुई है। तो कुल मिलाकर के जो सेंट्रल फोकस है इनके सिद्धांत का, वो क्या बनता है कि नेशनल सिक्योरिटी इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। इस फोकस से आप कह सकते हैं कि इनके चिंतन का केंद्रीय विषय है। दूसरा, बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्तियों का संतुलन इनके लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा एग्जिस्टेंशियल जो कंसर्न है डोमिनेट स्टेट बिहेवियर का, यानी कि राज्य अपने अस्तित्व का के प्रति जो उसका कंसर्न है राज्य का, वो उसके डोमिनेंट यानी कि प्रभुत्वकारी व्यवहार को तय करता है। यानी राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक प्रभुत्वकारी जो है संरचना को स्वीकार करता है और उस तरीके से काम करता है। इसके अलावा स्टेट प्रायोरिटाइज यूनिवर्सल एबव द अदर कंसिडरेशंस, यानी कि जो स्टेट है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज दी जाती है यथार्थवादी दृष्टिकोण से जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं। मैंने पहले भी बता दिया था कि जो दूसरे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं या जो गैर राज्यकर्ता हैं, जिसमें हम कई बार जो ट्रैक टू पॉलिसी, सॉफ्ट जो कूटनीति है या डिप्लोमेसी है या कल्चरल पॉलिटिक्स है या कल्चरल डिप्लोमेसी है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर ये लोग बहुत सेकेंडरी मानते हैं, द्वितीयक रूप से देखते हैं, या कई बार जो परंपरागत यथार्थवादी लोग हैं यानी क्लासिकल यथार्थवादी लोग हैं उसे स्वीकार भी नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है रियलिज्म का, तो उसमें जो एंशिएंट रूट है और जो मॉडर्न डेवलपमेंट है उन पे हम बात कर लें। तो एंशिएंट रूट मैंने पहले भी शुरुआत में कह दिया था आप लोगों से कि कि यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की व्यवस्थित अध्ययन की एक नई संकल्पना हो सकती है या वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन की एक नई संकल्पना हो सकती है, लेकिन इसके बीज जो है बहुत ही पुराने समय से मौजूद हैं। यानी कि प्राचीन यूनान के समय से ही अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के अध्ययन के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया। एक थ्यूसिडिड्स थे जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार को जब एक्सप्लेन किया और उसके डायनेमिक्स पर बात की, एथेंस और स्पार्टा के बीच युद्ध हुआ था, तो उन्होंने बहुत यथार्थवादी दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या की थी। भारत में एक प्रमुख नाम कौटिल्य है जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी थी और उन्होंने दो सिद्धांतों के माध्यम से, खड्गुण नीति और मंडल सिद्धांत के माध्यम से, राज्यकर्ता को अपने एक पॉलिटिकल ऑर्डर में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर में, या एक राज्यकर्ता जहां एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, ऐसे में किस तरीके से राजा को और उसकी व्यवस्था, उसके जो अपना मंत्रिमंडल है, उसकी जो परिषद है, उसे कैसे काम करना है, उसको उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में आर्टिकुलेट किया और बताया कि स्टेट पावर और स्ट्रेटजिक स्टेटक्राफ्ट कैसे हो, एक राज्य जो है रणनीतिक रूप से अपने आप को कैसे सामने लाए, उसको उन्होंने एंसेंट इंडिया में भी जो है प्रस्तुत किया। मिडाइवल पीरियड में पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण नाम है मैकियावेली, जिन्होंने द प्रिंस नाम से एक महत्वपूर्ण किताब लिखी है। और ये जो है इटालियन रेनेसा के पीरियड यानी कि इटली के पुनर्जागरण को फिर से एक्चुअलाइज करने के लिए उन्होंने एक ताकतवर राज्य की कल्पना की थी और वहाँ पर उन्होंने बहुत ही यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया था। लेकिन बहुत स्ट्रक्चर तरीके से, बहुत संगठित तरीके से यथार्थवाद जो है जब अध्ययन शुरू करता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, तो ये जो है पोस्ट वर्ल्ड वार पीरियड से शुरू होता है। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है रियलिज्म यानी यथार्थवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विकसित होता है और एक ऐसे कह सकते हैं कि डोमिनेंट थियोरी के रूप में आता है। और जिस आदर्श और मानपरक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ये व्याख्या शुरुआती दौर में क्लासिकल यथार्थवादियों के द्वारा, शास्त्रीय यथार्थवादियों के द्वारा किया गया, वो कई बार आगे के जो डेवलपमेंट्स हुए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उनमें वो अनमैच्ड है, अनपैरेलल है। कई बार हमको लगता है कि जो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब हम राज्यकर्ताओं को व्यवहार करते देखते हैं, तो हमको लगता है कि इस दरमियान जो है हांस मार्गेंथाउ और दूसरे स्कॉलर्स ने जो बात कही वो कितना ज़्यादा सच प्रतीत होती है, कितना ज़्यादा सही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए। तो हम अब उस पर आते हैं। तो
1939 और उसके से लेकर 1945 तक जो है आइडियलिज्म का फेल्योर दिखाई पड़ता है। दो वर्ल्ड वार मानवता झेलती है, बड़े पैमाने पर जनहानि होती है और राज्यों के बीच एक दूसरे के प्रति जो शंका का भाव उत्पन्न होता है, खास करके जब मित्र राष्ट्रों के बीच जब अमेरिका ने परमाणु बम का उपयोग किया और उसी के साथ युद्ध लड़ने वाला यूएसएसआर को जब इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, तो एक संशय का भाव क्रिएट हुआ और कोल्ड वार का एक लंबा पीरियड चला। तो कोल्ड वार पीरियड ने भी जो है रियलिज्म को में कोल्ड वार पीरियड में भी रियलिज्म यानी यथार्थवाद एक बहुत ही डोमिनेटेड जो है स्ट्रेटेजिक तरीके से यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन करने का एक जो है पैमाना रहा। हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण थिंकर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैंने बता ही दिया कि जो प्रोमिनेंट थिंकर हैं रियलिज्म के, उसमें से थियोडिस हैं, इसके बाद निकोलो मैकियावेली हैं, हॉब्स हैं, हंस मार्गेंथाउ हैं, ई.एच. कार हैं, बाद में केनेथ वाल्टज, जॉन मेसामर और स्टीफन वॉल्ट, ये जो है महत्वपूर्ण स्कॉलर हुए जिन लोगों ने इन चीज़ों को देखा। हॉब्स ने भी अपनी पुस्तक लेवियाथन में स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात किया और एक्चुअल में ये जो है एक बेसिक आधार बन गया फर्दर जो स्कॉलर हुए लाइक जो है हंस मार्गेंथाउ और इन लोगों के लिए। ई.एच. कार ने भी जो है अपनी किताब में जो है 20 ईयर्स क्राइसिस में जो है आइडियलिज्म का क्रिटिक किया और जो है उन्होंने एक मॉडर्न रियलिस्ट अप्रोच को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम है क्लासिकल जो यथार्थवाद है या जो शास्त्रीय यथार्थवाद है, परंपरागत यथार्थवाद है, उसमें आधुनिक विचारकों में हंस मार्गेंथाउ का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक अच्छी किताब लिखी पॉलिटिक्स एमंग द नेशंस। उन्होंने राज्यों के मध्य राजनीति नाम की एक किताब लिखी और उसी किताब में उन्होंने नए समय में यानी कि आधुनिक समय में 20वीं सदी के आसपास में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद की सबसे ज़्यादा संगठित व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की। मार्गेंथाउ कहते हैं कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। ध्यान से सुने, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। इसका अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, इसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है और इसे बनाए रखना होता है। अर्थात राजनीति में अंतिम जो उद्देश्य है वो शक्ति को प्राप्त करना है, शक्ति के लिए ही संघर्ष करना है और इसका अंतिम उद्देश्य चाहे जो भी हो। लेकिन जो अगली बात वो कहते हैं कि उसका तात्कालिक उद्देश्य क्या होता है, शक्ति को बनाए रखना और शक्ति को प्राप्त करना और उसको बनाए रखना। तो जाहिर सी बात है कि एक बार शक्ति को प्राप्त करने और उसको बनाए रखने का जब प्रयास राज्य द्वारा किया जाएगा तो उसका अंतिम उद्देश्य भी उसको बनाए रखना ही होगा। तो जब वो कहते हैं कि उसका अंतिम उद्देश्य चाहे जो भी हो तो और तात्कालिक उद्देश्य ये है, तो तात्कालिक उद्देश्य में एक वो निरंतरता का भाव छोड़ जाते हैं कि शक्ति को बनाए रखना है। अर्थात अंतिम उद्देश्य भी क्या है, शक्ति को बनाए ही रखना है। ये मार्गेंथाउ ने बहुत चतुराई पूर्वक जो है अपने पाठकों के लिए छोड़ दिया कि अंतिम उद्देश्य को वो खुद सही तरीके से समझ सकें। मार्गेंथाउ ने बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनमें नैतिकता लागू नहीं होती है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने थियरी में 6 प्रिंसिपल्स दिए। उन्हीं 6 प्रिंसिपल्स के आधार पर जो है रियलिज्म की बात आगे बढ़ती है। उन 6 प्रिंसिपल्स पर आने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा और कर लें कि यथार्थवाद को वो कैसे जो है उसकी बेसिक फाउंडेशन कैसे वो तैयार करते हैं, यानी कि उसका आधार कैसे तैयार करते हैं। अपने 6 प्रिंसिपल्स तक आने ड्रॉ करने तक वो किन विषयों को एक पूर्व पीठिका के रूप में लेते हैं। तो वो कहते हैं कि चूंकि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, अतः राज्यों के मध्य जो समझौते होते हैं, जो सम्मेलन होते हैं, जो प्रथाएं होती हैं या जो नियम कानून बनाए जाते हैं, वो जो है मात्र स्वार्थ साधन के लिए होते हैं। अर्थात जो संधियां की जाती हैं, जो समझौते किए जाते हैं, वो राष्ट्र के हितों को साधने के लिए होते हैं और अगर उनके विपरीत जाता है तो राष्ट्र जो है उन समझौतों से अपने आप को अलग करने को जो है कलक कर सकते हैं, उसमें बने रहने के लिए बाध्य नहीं है। तो ऐसा कहते समय हंस मार्गेंथाउ के पास प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वारसाई ट्रीटी हुई थी उसका अनुभव था कि जिस तरीके से जर्मनी के ऊपर इस तरह की संधि थोप दी गई थी और दूसरे अन्य राज्यों ने अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए और जर्मनी का पुनरुद्भव न हो सके, इसके लिए ऐसी वारसाई की ट्रीटी की और जिसका परिणाम
जो है हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध भी सामने आया। तो एक बात तो ये वो कहते हैं। दूसरा जो है वो मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य का अस्तित्व ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यानी कि मार्गेंथाउ या जो क्लासिकल रियलिज्म पर यह है, जो शास्त्रीय यथार्थवाद है, परंपरागत यथार्थवाद है, वो ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य ही सबसे महत्वपूर्ण करता है और राज्य जो है अपने राष्ट्रीय हितों के लिए ताकतवर होगा और उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है करता होगा और वही जो है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक वो जा सकता है और युद्ध उसकी जो है अंतिम परिणति होती है। तो हम अब आगे चलते हैं अपने स्लाइड्स पर और देखते हैं कि जो है इसके जो है की फीचर्स क्या हैं। तो स्टेट आर द प्राइमरी एक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि राज्य प्राथमिक करता है, प्राथमिक अभिकर्ता है या प्राथमिक खिलाड़ी है, महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जो जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वरूप लेती है। नॉन स्टेट एक्टर्स प्ले ओनली अ लिमिटेड रोल इन शेपिंग ग्लोबल आउटकम। तो जब हम परंपरागत यथार्थवाद की बात करेंगे तो हम सिर्फ आधी बात पर फोकस करेंगे कि स्टेट आर द प्राइमरी एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लेकिन जब हम नौ यथार्थवाद की बात करते हैं जिसमें मेयर थाइमर, केनेथ वाल्टर ये लोग आते हैं, तो वो एक लाइन जोड़ते हैं कि ना क्लासिकल में नॉन स्टेट एक्टर्स की तो कोई जगह ही नहीं है, मतलब उनको माना ही नहीं जाता है। लेकिन बाद में जो संरचनावादी या नौ यथार्थवादी हुए उन्होंने कहा कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं दे कैन प्ले अ लिमिटेड रोल इन शेपिंग ग्लोबल आउटकम, यानी कि राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं, समझौते हैं, वो उन चीज़ों के आने में जो कुछ नॉन स्टेट एक्टर हैं उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा ये मानते हैं कि जो पूरा स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल ऑर्डर का वो एनार्किक है। देयर इज़ नो वर्ल्ड गवर्नमेंट आर सुप्रीम अथॉरिटी। ये मानते हैं कि कोई वैश्विक सरकार नहीं है, कोई विश्व सरकार नहीं है जिसकी बात मानने के लिए ये राज्यकर्ता तैयार हों। यानी कि जो राज्य एक प्रमुख करता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, वो किसी की बातों को मानने के लिए या किसी के दबाव में हो, ऐसी कोई विश्व सरकार दुनिया में मौजूद नहीं है। और राष्ट्र राज्य अपनी संप्रभुता का पालन करते हैं और उनकी संप्रभुता किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से जो है किसी बाह्य प्रभाव से जो है सीमित नहीं की जा सकती है। अतः अपनी संप्रभुता का सर्वाधिक उपयोग करने की स्थिति में ये होते हैं। तो कोई विश्व सरकार नहीं है, ऐसी कंडीशन में उनके ऊपर कोई राज्यकर्ताओं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। अगली बात है कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑपरेट्स एज सेल्फ हेल्प सिस्टम वेयर सिस्टम मस्ट रैली ऑन देमसेल्फ। यानी कि कोई विश्व सरकार न होने के कारण उनको जो है सेल्फ हेल्प की तरह, मतलब खुद से अपनी सहायता करनी होती है और इसके लिए वे जो है सेल्फ हेल्प सिस्टम के तहत काम करते हैं। इसी सेल्फ हेल्प सिस्टम के तहत कई बार रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ट्रीटीज़ जैसे नेटो और एससीओ या ब्रिक्स या ऐसे तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस वो बनते हैं ताकि वो जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा इनके पास एक जो है ये मानते हैं कि स्टेट जो है एक रेशनल एक्टर है, विवेकपूर्ण करता है और वो अपने राष्ट्रीय हितों को परिभाषित करने में उसकी स्थिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वह अपने राष्ट्रीय हितों को अपने तरीके से परिभाषित करता है। और जो है वो कास्ट बेनिफिट को कैलकुलेट करता है अपने सारे एक्शंस को परस्यूट करने के लिए और सिक्योरिटी और पावर को, परस्यूट ऑफ सिक्योरिटी और पावर, अपनी सुरक्षा को और अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करता है और ऐसा करने के लिए वो कास्ट बेनिफिट को यानी कि लाभ और हानि को जो है बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट करता है। इसके अलावा जो है चूँकि स्टेट्स कोई भी राज्य जो है या राज्य की अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्डर है उसमें कोई भी स्टेट जो है वो युद्ध की स्थिति तक नहीं जाना चाहता है। इसलिए स्टेट्स सीक टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर थ्रू अलायंसेज, काउंटर अलायंसेज, प्रिवेंटिंग एनी सिंगल स्टेट फ्रॉम डोमिनेटिंग द सिस्टम। यानी कि कोई एक राज्य बहुत या कोई एक स्टेट बहुत पावरफुल, बहुत डोमिनेंट कंडीशन में ना आ जाए, इसके लिए वो जो है क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर करते हैं और उस बैलेंस ऑफ पावर के लिए वो बहुत सारे ट्रीटीज़ और जो है अलायंसेज, काउंटर अलायंसेज करते रहते हैं।
इसके अलावा सिक्योरिटी डिलेमा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो राष्ट्र की जो सुरक्षा है, यानी राष्ट्र राज्यकर्ता की जो सुरक्षा है, वो उसका एक संशय हमेशा बना रहता है। तो वन स्टेट सिक्योरिटी बिकम अनदर्स इनसिक्योरिटी। सपोज जैसे भारत जब अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए नए वेपन, सोफिस्टिकेटेड वेपन बनाता है, या परमाणु हथियारों के दौर में को अपने और मॉडर्नाइज करता है, या दूसरे स्टेट क्राफ्ट या जेट्स, इन चीज़ों को जब वो सोफिस्टिकेशन करता है, उसका मॉडर्नाइजेशन करता है, तो एक सवाल सा खड़ा होता है कि पाकिस्तान भी काउंटर तरीके से वो जो है अपने यहाँ जो है अपने डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो वो चूँकि इंडिया अपने स्टेट सिक्योरिटी के लिए करता है, लेकिन चूँकि एक सिक्योरिटी डिलेमा क्रिएट होता है और वो कहता है कि वो अनदर स्टेट्स के लिए वो इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो जो ट्रेडिशनल जो एनिमी स्टेट्स हैं, वो फिर अपने सिक्योरिटी से एक तरह की सिक्योरिटी डिलेमा में आते हैं और उनको अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को जो है मॉडर्नाइज करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। डिफेंसिव एक्शन आर ऑफन परसीव्ड एज ऑफेंसिव थ्रेट्स। ठीक है, तो कई बार जो डिफेंसिव एक्शन होता है राज्यों का, कि वो अपनी डिफेंस के लिए जब वो कोई काम करते हैं, अपने डिफेंस के लिए जब वो प्रयास करते हैं, और उसके लिए वो कोई नई ट्रीटी करते हैं, नए अलायंसेज में जाते हैं, या अपने वेपन्स को मॉडर्नाइज करते हैं, तो वो उनकी एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी होती है। लेकिन वो डिफेंसिव स्ट्रेटजी ऐसी सिक्योरिटी जो सुरक्षा संशय को बनाती है कि वो दूसरे स्टेट्स के लिए वो एक ऑफेंसिव थ्रेट लगने लगता है, और वो भी फिर इस चीज़ के लिए, उस काउंटर के लिए वो अपने कदम बढ़ाना शुरू करता है। जीरो सम गेम, इसको मतलब ये है कि एक ऐसा खेल जिसमें जो है सामने वाले का पूर्णतः नुकसान किया जाए। तो इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वन स्टेट गेन इज ऑफन अनदर्स लॉस, यानी कि अगर कोई स्टेट कुछ गेन करता है, तो कुछ प्राप्त करता है, तो वो किसी दूसरे के राष्ट्रीय हितों का नुकसान करके प्राप्त करता है। ये बेसिक आधारभूत जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं यथार्थवाद की, मैं उन पर चर्चा कर रहा हूँ। तो ये माना जाता है कि इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वन स्टेट्स गेन, यानी कि एक राज्य अगर वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में कुछ प्राप्त करता है, कुछ गेन करता है, तो वो दूसरे राज्य के लिए जो है उसका एक नुकसान ये माना जाता है, उसके राष्ट्रीय हितों का लॉस माना जाता है। So competition of power and resource creates inherent conflict in the system. इसीलिए जो है एक शक्ति के लिए एक प्रतिस्पर्धा चलने लगती है, और संसाधनों को बनाने, उनको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे शक्ति के, राष्ट्रीय शक्ति के कुछ महत्वपूर्ण संसाधन हैं जिनको हांस मार्गेंथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग द नेशन में बहुत स्पष्टतः जो है डिस्क्राइब भी किया है। तो वो कहते हैं कि उन पावर के लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो संसाधन हैं, उन संसाधनों के लिए को प्राप्त करने का जो प्रयास है, उसके लिए जो प्रतिस्पर्धा है, वो एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है, एक निहित संघर्ष या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, सिस्टम में एक संघर्ष को परमानेंटली निहित कर देती है। तो कुल मिलाकर के जो यथार्थवाद के बेसिक सिद्धांत हैं वो यहाँ तक आते हैं कि जो है संसाधनों के लिए और पावर को प्राप्त करने और उनको बनाए रखने के लिए जो है राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रहती है, और इसी संघर्ष की स्थिति को जो है टैकल करने के लिए, इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए, पावर को बैलेंस करने के लिए राज्यकर्ता हमेशा सक्रिय तरीके से अपने कास्ट बेनिफिट एनालिसिस को कैलकुलेट करते हुए, उनको कैलकुलेट करते हुए अपना व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में करते हैं। आगे चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि क्लासिकल रियलिज्म के जो कोर वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो क्लासिकल रियलिज्म, जैसे मैंने हांस मार्गेंथाउ का जिक्र किया, तो हांस मार्गेंथाउ क्लासिकल रियलिज्म के में एक सबसे बड़े नाम है आधुनिक समय में। उनसे पहले तक जो है मैकियावेली और दूसरे अन्य लोगों ने, हाब्स ने बात कही थी, लेकिन वो वहाँ से जो है एक सूत्र निकाल करके इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अप्लाई करते हैं अपनी किताब पॉलिटिक्स अमंग द नेशन में। तो अब हम आते हैं उनके सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? वो मानते हैं जो है पहले वो ह्यूमन नेचर की बात करते हैं और कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं आर इनहेरेंटली सेल्फिश एंड पावर सीकिंग। वो मानते हैं कि जो मनुष्य है वो
इनहेरेंटली बहुत स्वार्थी होता है, उस स्वार्थ उसके अंदर इनबिल्ट होता है और वो शक्ति को चाहता है, सॉरी, वो शक्ति को बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है, पावर सीकर होता है, वो चाहता है कि कितना ज़्यादा वो शक्ति को गेन करें। और दिस फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है शेप ऑल पॉलिटिकल बिहेवियर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि जो है चूंकि मनुष्य जो है सेल्फिश है और वो पावर को गेन करना चाहता है, पावर प्राप्त करना चाहता है, शक्ति को प्राप्त करना चाहता है और उसे बनाए रखना चाहता है, और यही उसकी जो माने जो उसका जो नेचर है, यही जो है हर तरह के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर तरह के राजनीतिक व्यवहार को स्वरूप देता है, उसका खाका तय करता है। इस तरह से जो सेंट्रलिटी ऑफ पावर है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। पावर इज द करेंसी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। स्टेट कंसिस्टेंटली सीक टू accumulate and maintain power to ensure their survival and the advancement of their national interest। तो यही जो शक्ति की जो केंद्रीयता है वो जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति की केंद्रीयता है वो जो है पावर को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए राज्यों को हमेशा सक्रिय भूमिका में बनाए रखती है। और ये जो नेशनल इंटरेस्ट ओवर मॉरलिटी है यहाँ पर, कि राष्ट्र राज्य अपने हितों को की जब व्याख्या करते हैं तो मॉरलिटी उनकी जो है प्राथमिक विषय उनके लिए नहीं होता है, मॉरलिटी उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है। यथार्थवादी चिंतक नैतिकता को व्यक्ति का विषय मानते हैं, राज्य का विषय नहीं मानते हैं। इसीलिए वो जब कहते हैं कि राष्ट्रीय हितों की जब गणना करते हैं, जब राष्ट्रीय हितों को कैलकुलेट करते हैं राष्ट्र राज्य, तो वहाँ पर नैतिकता या का विषय या जो मॉरलिटी का जो सब्जेक्ट है वो प्राइमरी सब्जेक्ट या वो होता ही नहीं है, वो डिसअपियर रहता है, वो उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। नेशनल इंटरेस्ट को प्राप्त करने में जो है राष्ट्र राज्यकर्ता नैतिकता के विषय पर बात नहीं करते, उस पर सोचते विचार नहीं करते। तो कुल मिलाकर जो हांस मार्गेंथाउ ने 6 प्रिंसिपल दिए हैं उनमें जो है एक ऑब्जेक्टिव लॉ है कि पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लॉज रूटेड इन ह्यूमन नेचर इंडिपेंडेंट ऑफ आवर प्रेफरेंसेस। तो जो है कि जो पॉलिटिक्स है वो एक वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों कानूनों के माध्यम से चलती है, और वो वस्तुनिष्ठ जो विचार हैं, जो कानून हैं, वो मनुष्य की प्रकृति में निहित हैं। वो क्या है? वही अगेन शक्ति को प्राप्त करना, उसे बनाए रखना। दूसरा है पावर डिफाइन इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। जो राष्ट्र राज्य की हैं वो अपने राष्ट्रीय हितों को शक्ति के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, ऐसा क्लासिकल रियलिज्म के स्कॉलर हांस मार्गेंथाउ कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट पावर। द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज नॉट यूनिवर्सल। शक्ति की जो विचार है, जो शक्ति की व्याख्या होती है, वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक यानी संदर्भ और उन्मुख होती है। यानी कि एक राज्य का जो राष्ट्रीय हित है जरूरी नहीं कि वह दूसरे राज्य का भी राष्ट्रीय हित हो। यानी कि हर राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को शक्ति के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, लेकिन जो शक्ति की संकल्पना है वो राज्यों के आधार पर अलग अलग वैरी करती है, टाइम, प्लेस और उनके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को लेकर के। इसके अलावा रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल मॉरलिटी में अगेन बता रहा हूँ, मैं पिछले भी कहा था कि जो मॉरल प्रिंसिपल हैं वो स्टेट एक्शंस को डिफाइन नहीं करते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर वर्सेस यूनिवर्सल। तो जो नेशनल जो एक जो नेशंस का मॉरल जो एस्पिरेशंस है वो कैन नॉट इक्वेट विद द यूनिवर्सल मॉरल लॉज गवर्निंग ऑल स्टेट। यानी कि कोई भी ऐसा सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है जो राष्ट्र राज्यों की जो गतिशीलता है उनकी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में या वैश्विक व्यवस्था में जो उनकी क्रियाशीलता है उसको परिभाषित करने के लिए कोई जो है यूनिवर्सल ऑर्डर नहीं है। वो पावर है, पावर एक यूनिवर्सल ऑर्डर है, लेकिन पावर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। इसीलिए पर्टिकुलर वर्सेज यूनिवर्सल का अप्रोच यहाँ दिखाई पड़ता है। और इसके अलावा ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स। द पॉलिटिकल स्फीयर इज ऑटोनमस फ्रॉम अदर स्पेयर्स लाइक इकोनॉमिक, एथिक्स एंड रिलीजन। यानी कि इकोनॉमिक्स, धर्म, समाज, ये सारे विषय जो है यथार्थवादियों की नज़र में, खास करके नव यथार्थवादियों की नज़र में महत्व नहीं रखते हैं, और ये मानते हैं कि
जो है पॉलिटिक्स का जो क्षेत्र है, राजनीति का जो क्षेत्र है, वो एक स्वायत्त क्षेत्र है, वो किसी अन्य चीज़ों से प्रभावित नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के जो परंपरागत यथार्थवादी हैं वो ये मानते हैं कि राज्य शक्ति के लिए काम करता है और इस शक्ति को प्राप्त करने, उसे बनाए रखने के लिए जो है उनके बीच संघर्ष होता है और इस संघर्ष की अंतिम परिणति युद्ध तक हो सकती है, युद्ध में तक ये राष्ट्र राज्य जा सकते हैं। और इन सब के लिए जो इन्होंने 6 प्रिंसिपल दिए वो महत्वपूर्ण हैं। लेकिन परंपरागत जो या यथार्थवाद है उसकी जो व्याख्या हुई हांस मार्गेंथाउ की, उसकी आधुनिक समय में आलोचनाएं भी हुई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेट सेंट्रिक था। बहुत सारी चीज़ें जो वर्ल्ड ऑर्डर था, वर्ल्ड ऑर्डर में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर थे उन पर जो है इसने कभी बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। बहुत सारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थे लाइक यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस और भी दूसरे वर्ल्ड बैंक या दूसरी बड़ी जो संरचनाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को बदलने या उनको स्वरूप देने में अपनी भूमिका निभा सकती थी, उन पर चर्चा जो है शास्त्रीय यथार्थवाद में नहीं की गई और ये उनकी आलोचना का विषय बना। तो यथार्थवाद को आगे जब कैरी फॉरवर्ड किया दूसरे स्कॉलर ने, तो उन्होंने इस व्यवस्था में थोड़ा सा एक स्लाइड परिवर्तन डिफरेंसेस पैदा किया जिन पर हम अब आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो है नियो जो रियलिज्म है, इसमें जो है जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी जिसको हम बात कहते हैं, उसकी चर्चा यहाँ करेंगे हम। तो केनेथ वॉल्टज ने क्या इसमें अपनी भूमिका अदा की। एक जो है जो है यथार्थवादी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक नव यथार्थवादी विद्वान केनेथ वॉल्टज हैं जिन्होंने जो है क्लासिकल रियलिज्म से यानी कि जो शास्त्रीय यथार्थवाद था उससे थोड़ा सा अंतर किया और उस पे उन्होंने जो है क्या परिवर्तन लाए और क्या नई बात उसमें जोड़ी, उस पर हम चर्चा करेंगे। केनेथ वॉल्टज का जो एम्फेसिस है, जो उनका फोकस है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर फोकस करने लगे। यानी कि इससे पहले जो यथार्थवाद था, क्लासिकल यथार्थवाद जो था, परंपरागत यथार्थवाद, वो उसकी में जो है राज्य महत्वपूर्ण करता था। लेकिन जो नव यथार्थवादी विचारक आए केनेथ वॉल्टज, उन्होंने राज्य को महत्वपूर्ण करता तो मानते थे, लेकिन उन्होंने जो है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो संरचना थी उसको उन्होंने एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में देखा और उसे केवल ह्यूमन नेचर पर फोकस करने के बजाय जो है उसको जो है इंटरनेशनल स्ट्रक्चर जो था सिस्टम का, उस पर उन्होंने फोकस किया कि मनुष्य की जो प्रकृति है वो ही अकेले इसको तय नहीं करती है, बल्कि इसके अलावा जो है जो मनुष्य का प्रकृति है वही तय नहीं करती है, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हैं वो भी जो है संरचनाएं हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों को तय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो जो एक सिस्टमेटिक जो माने कॉन्स्टेंट्स थे, यानी कि कई बार जो स्टेट एक्टर है अपने बिहेवियर को तय करने में उसके ऊपर बहुत सारे जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक यूएनओ है, वर्ल्ड बैंक है, या जो है ट्रेड के ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो संरचनाएं हैं वो भी राष्ट्र राज्य को निर्णय लेने के लिए निर्णयों को प्रभावित करती हैं। ये उन्होंने ऐड किया। यानी कि जो क्लासिकल यथार्थवाद था उसमें राज्य बिल्कुल फ्री था अपने एक्शंस के लिए, लेकिन इन्होंने ये बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संरचनाएं हैं वो राष्ट्र राज्य को निर्णय लेने में उन पर बाध्यकारी भूमिका उनकी रहती है। कई बार राष्ट्र राज्य जो निर्णय लेना चाहते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं के दबाव में आकर के वो निर्णय नहीं ले पाते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करने की कोशिश की जो है न्यू रियलिज्म के माध्यम से, और उन्होंने जो मेजर आर्गूमेंट दिया वो कहा कि एनार्की इज डिफाइनिंग स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिस्टम। वो मानते हैं कि अराजकता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना को जो है डिफाइनिंग फीचर तो जरूर है, उसका स्पष्ट चरित्र को स्पष्ट करती है, लेकिन स्टेट बिहेवियर जो है केवल और केवल उनके हितों से परिभाषित नहीं होता है, बल्कि जो है स्टेट सिस्टम जो है स्ट्रक्चर जो होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर भी और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर भी उसके बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। और स्टेट्स आर फंक्शनली सिमिलर यूनिट जो है डिफाइनिंग ओनली इन कैपेबिलिटीज, यानी कि चाहे वो छोटा राज्य हो,
कमज़ोर देश हो चाहे ताकतवर देश हो, सभी एक ही तरह के राज्य हैं, क्योंकि सबके पास अपनी संप्रभुता है और अपनी संप्रभुता के आधार पर वो काम करते हैं। लेकिन उनका एक्शन ग्लोबल जो स्ट्रक्चर है, वैश्विक जो संरचना है, उनमें उनकी भूमिका उनकी कैपेबिलिटीज़ के आधार पर तय होती है। जो सबसे ज़्यादा ताकतवर देश होते हैं, जो सबसे मजबूत राष्ट्र होते हैं और जो सबसे कमज़ोर राष्ट्र होते हैं, अपने संप्रभुता के मामले में दोनों बराबर हैं। लेकिन जब वो इंटरनेशनल सिस्टम में बिहेव करते हैं तो उनकी जो कैपेबिलिटीज़ में जो डिफरेंसेस होते हैं वो उनके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो राज्य ही एक महत्वपूर्ण करता है, राज्य ही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो है ग्लोबल एक्शन को तय करने में, वैश्विक व्यवस्था में, उसको उस व्यवस्था की आलोचना करते हुई और उसी आलोचना को का जवाब देने के लिए नौ यथार्थवादियों में केनेथ वाल्टज ने जो अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया और एक न्यू एंटिटी इन्वॉल्व हुई स्टेट के अलावा, नेशन स्टेट के अलावा, जिसने जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने, समझने और उसके बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए न्यू रियलिज्म को डेवलप किया। आगे चल के अमेरिकन स्कॉलर मेयरसाइमर ने भी इसको डिफाइन किया और उन्होंने 3 तरह से अपने लॉजिक को एस्टैब्लिश करते हैं। वो कहते हैं कि जो है जो परंपरागत व्यवस्था है उसमें यूनिपोलैरिटी एक स्टेट के डोमिनेशन तक जाती है। लेकिन जो दूसरी बात कहते हैं वो कहते हैं कि जो द्विध्रुवीयता है, जो विशेषतः कोल्ड वार के पीरियड में डेवलप हुई, जिसमें 2 मेजर पावर द यूएस एंड यूएसएसआर डेवलप हुए, तो उन्होंने माना कि ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर विश्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा स्थिर तरीके से रही और एक दूसरे के प्रति संशय का माहौल नहीं बना। और बहुध्रुवीयता को लेकर के मेयरसाइमर के भी एक संशय रखते हैं कि जब बहुत सारे शक्ति के केंद्र होंगे तो जो विश्व व्यवस्था होगी उसमें एक असमंजस की स्थिति होगी और वो शक्ति के लिए कुछ ज़्यादा ही कंपटीशन बढ़ेगा और हो सकता है कि जो बहुध्रुवीय जो विश्व व्यवस्था हो वो एक अस्थिर विश्व व्यवस्था हो। तो कुल मिलाकर के अभी का जो हम ग्लोबल ऑर्डर देख रहे हैं, उस ग्लोबल ऑर्डर में जिस तरीके से ट्रंप के एक्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, वो फिर से दुनिया को एक यूनिपोलर दुनिया की तरफ ले जाने की कोशिश जैसा दिख रहा है। और हमको लग रहा है कि हंस मर्गेंथाउ ने जिस तरीके से इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन किया था, कमो बेस्ट चीज़ें वैसी होती दिख रही हैं। लेकिन ये ऑर्डर भी बहुत जस्ट ग्लोबल ऑर्डर नहीं होगा, एक तरह से न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था नहीं हो पाएगी। और जो द्विध्रुवीय जो विश्व व्यवस्था थी जिसको सपोर्ट करते हैं मेयरसाइमर, वैसी द्विध्रुवीय जो विश्व व्यवस्था बनती हुई अभी नज़र नहीं आ रही है। और अलग अलग स्तंभ जो है, नए पिलर्स, जो डिफरेंट पावर पिलर्स डेवलप हो रहे हैं, चाइना, भारत, ब्राज़ील, अफ्रीका जैसे, उनके सामने भी अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। और ये भी दिख रहा है कि इस तरीके की जो ध्रुवीय व्यवस्था है या बहुस्तंभीय व्यवस्था है वो बनने ना पाए। उसकी शुरुआत ही अगर देखें, उसकी शुरुआत होते भी देखें तो किस तरीके से एक अस्थिरता हमको दिखाई पड़ रही है, जिसमें यूएस हेजीमोनी को रीएस्टैब्लिश करने के लिए कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ वो किस तरीके से वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और इराक के ऊपर, और उससे पहले जो अमेरिका के एक्शंस अफगानिस्तान, इराक जैसे देशों में हुए, वो हमको दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेयरसाइमर का जो है जो अप्रोच की जो एक बहुध्रुवीय दुनिया है वो एक उसमें अस्थायित्व ज़्यादा होगा। उनके जो संशय है ये ज़्यादा स्पष्ट रूप से हमको दिखाई पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर के ये जो है एक ऑर्डर था जिस पर हम चर्चा किए। हम थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं भारत का। तो भारत में जो है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो जो है उसमें वो इंडियन रियलिज्म के रूप में देखा जाता है, जिसमें उन्होंने जो है उन्होंने जो है मंडल थियरी दी थी, जिसमें बिजुगीस यानी एक अग्रेसिव किंग है, उसके बाद एक अरी यानी कि निबरिंग इनमी है, फिर मित्र है जो इनमी का इनमी है, फिर अरी मित्र यानी इनमीज फ्रेंड है, और मित्र यानी फ्रेंड्स का फ्रेंड है। तो इस तरीके से उन्होंने एक मंडल थियरी दी, जिसके अनुसार एक जो बिजगीश राजा है यानी जो राजा अंतर्राष्ट्रीय मतलब व्यवस्था में जो है
अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है या विजय प्राप्त करना चाहता है, तो वो इस मंडल थियरी के माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है या बढ़ना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने शतगुण पॉलिसी भी बनाई, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, जिस पर एक स्वतंत्र रूप से क्लास हो सकती है। तो ये एक इंडियन अप्रोच है। इसके अलावा ये क्रिटिसिज्म है जो रियलिज्म का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हुआ, तो जिसमें लिबरल क्रिटिक है वो मानता है कि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है रियलिज्म। उदारवादी मानते हैं कि यथार्थवादी लोग संघर्ष पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो एक दूसरे का सहयोग करने और संस्थाओं के माध्यम से या इकोनॉमिक जो है पारस्परिक निर्भरता है, उन पर ये ध्यान नहीं देते हैं। जबकि एक दूसरे के साथ सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानून, इन सारे चीज़ों में भी एक ऐसा पोटेंशियल है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को जो है कम कर सकता है। दूसरी जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कॉलर्स की क्रिटिक है कि कहते हैं कि ये जो है रियलिस्ट लोग बहुत ही ज़्यादा मेटलिस्टिक हो गए और स्टेट के बिहेवियर पर और स्टेट को इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मान लिया। इसकी वजह से जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जो स्टेट एक्टर्स हैं लाइक डायस्पोरा जैसी चीज़ों पर ये लोग बिल्कुल विचार नहीं करते हैं। लेकिन कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स को और कई बार दूसरे देशों के बिहेवियर्स को या उनके पॉलिसीज़ को कंट्रोल करने में या उनको नॉट कंट्रोल बट इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे डायस्पोरा हुआ, दूसरी जो सॉफ्ट पावर कूटनीतियाँ हैं, उनका रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से मार्क्सिस्ट क्रिटिक भी है कि जो है जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की, उन पर ये फोकस नहीं करता है। और इस व्यवस्था के तहत तो जो ताकतवर देश हैं वो हमेशा शोषण करते रहेंगे। तो ये दृष्टिकोण बहुत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का बहुत सही दृष्टिकोण नहीं है। फेमिनिस्ट लोग भी मैस्कुलिनिटी को लेकर के मानते हैं कि जो स्टेट सेंट्रिक एक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा पुरुषवादी नज़रिया होता है, युद्ध को वो पुरुषवादी नज़रिए से देखते हैं। तो मानती हैं कि ये मैस्कुलिनिटी पर है के तरफ ज़्यादा बायस्ड है, और जो एक सॉफ्टनेस हो सकती है जो जनरली वीमेंस में पाई जाती है, उस पर ये लोग फोकस नहीं करते हैं। और ये मानती हैं कि फेमिनिस्ट लोग मानते हैं कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एक जो फेमिनिन पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हम उनको बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से उनको ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह से जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी जो है रियलिज्म की जो है की क्रिटिक की, और वो क्वेश्चंस करते हैं रियलिज्म के ऊपर। उनका जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है कि जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड जो नैरेटिव हैं वो चैलेंजिंग जो बाइनरी थिंकिंग है उनकी, कि भाई राज्य के ही बीच सब कुछ है, राज्य ही करता है, और जो सोशल कंस्ट्रक्टेड जो नैरेटिव्स हैं उन पर ये फोकस नहीं करते हैं। कि जैसे जो दूसरे डिस्कोर्स हैं, जो लैंग्वेज के डिस्कोर्स हैं, और बहुत सारी अन्य चीज़ें जो हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था को स्वरूप देती हैं, उन पर ये विचार नहीं करते हैं। यानी कि राज्य और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नियमित करने वाली संरचनाओं पर ही फोकस करने की वजह से इनका क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन ये सारे क्रिटिसिज्म एक सर्टेन पॉइंट तक जा कर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उतनी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाते हैं। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक सशक्त और वैज्ञानिक व्याख्या करने में यथार्थवादी दृष्टिकोण को चैलेंज करने की स्थिति में कोई अन्य दूसरा दृष्टिकोण नहीं है। ये सारे क्रिटिसिज्म एक सर्टेन पॉइंट को लेकर के, किसी पार्ट को लेके रियलिज्म का क्रिटिक करते हैं। ओवरऑल यथार्थवाद की आलोचना करने की स्थिति में ये सारे दृष्टिकोण नहीं है। अभी भी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्यकर्ता और दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय संरचनाएं हैं उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।